आप सभी का एक बार फिर से यूके देवभूमि सरकारी जॉब तैयारी चैनल पे स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चैनल के वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और हमको सपोर्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का हमारा वीडियो है वन दुर्गा की सीरीज का 3rd चैप्टर। और इससे पहले हमने गति देख चुके हैं। गति चैप्टर के हमने पहले चैप्टर देखा था, फिर हमने उसके न्यूमेरिकल देखे थे, और इसी पैटर्न पर चलते हुए हमने उसके बाद बल तथा त्वरण यानी कि फोर्स एंड एक्सेलरेशन चैप्टर के थ्योरी देखी। उसके बाद हमने उसके न्यूमेरिकल देखे, और इसी तरह आज हम गुरुत्वाकर्षण के पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हमने थ्योरी देखी, और आज हम क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे। तो देखो भैया, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आ रहा तो वीडियो को डिसलाइक कर दो, लेकिन अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दो। तो बस स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। और उससे पहले मैं आपको इस चैनल पर चलने वाली सीरीज़ के बारे में बता दूं। अगर आपने टीजीटी मैथ्स का फॉर्म फिल किया है तो आपके लिए सारे के सारे वीडियो फ्री हैं, और साथ ही यहाँ पर आज ही के दिन हिंदी का एक वीडियो अपलोड हुआ है जिसका नाम है अलंकार। आप उसको देखते ही आप पहचान जाएंगे कि इसमें अलंकार कौन सा है। और साथ ही यहाँ पे स्टेनो की सीरीज चलाई जा रही है। सारे के सारे वीडियो फ्री हैं। अगर आपने अगर स्टेनो का फॉर्म फिल किया था और आप कट ऑफ के आसपास आ रहे हैं, तो बस स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण, और न्यूमेरिकल हम इस चैप्टर के आज करेंगे। और मेरे आप यकीन मानिए कि इस चैप्टर से अगर आपके गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन चैप्टर से अगर आपका कोई न्यूमेरिकल होगा तो आपका इसी वीडियो यानी कि आपके जितने भी क्वेश्चन आप करेंगे इन्हीं के बेसिस पे आपके क्वेश्चन आएगा। उससे बाहर आपका क्वेश्चन आने की उम्मीद नहीं है। आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी उठा के देख सकते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं लिए हैं क्योंकि वो आप वैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये है अदर बुक के क्वेश्चन जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। और अगर आपको एनसीईआरटी के किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर। तो स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, ये है, देखो इंग्लिश मीडियम वालों बच्चों को भी यहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं उनको भी प्रोनाउंस कर दूंगा अगर किसी वर्ड में उनको कोई दिक्कत आएगी। दो समरूप गोलों के केंद्र, समरूप का मतलब होता है सिमिलर, गोलों के केंद्र यानी कि सेंटर एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हैं। अगर हम इसका डायग्राम बनाएं, डायग्राम से अगर आप समझें तो देखो पहला गोला हो गया हमारा ये, ठीक है, और दूसरा गोला हो गया हमारा ये, यानी कि गोले तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, स्फीयर जिसको हम बोलते हैं, सर्किल जिसको हम बोलते हैं। तो केंद्र, एक का केंद्र ये हो गया, इसको हमने नाम दे दिया ए, और एक को नाम दे दिया हमने बी। तो ए केंद्र से बी केंद्र तक की जो दूरी बोली है वो कितनी बोली है, 1 मीटर की बोली है। यदि गोलों के बीच गुरुत्व बल 1 न्यूटन हो, यानी कि इसने हमको फोर्स कितना दे दिया, फोर्स इसने हमको दे दिया 1 न्यूटन, है ना, कितना दे दिया 1 न्यूटन। और तथा प्रत्येक गोले का द्रव्यमान हमको बताना है। तो हमने इसका द्रव्यमान मान लिया m1, इसका द्रव्यमान मान लिया m2, ठीक है, द्रव्यमान मतलब मास। और देखो ये क्या बोला है इसने, जो आपको समरूप बोला है, ये आप इसका कहने का मतलब है कि जो इसका मास होगा वो m1 इक्वल टू m2 होगा, जिसको हम m के इक्वल रख के चलेंगे, है ना। तो आपने क्या है, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, डिटेल में पूरा का पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया है आपको, कि F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये कब लगता है, जब आपके दो पार्टिकल आपको दिए रहते हैं, दो बॉडीज़ के बीच में लगने वाला फोर्स हम इसी फॉर्मूले से निकालते हैं, है ना। तो कैपिटल जी हमको क्वेश्चन में गिवन है, ये m1 m2 की जगह हम क्या रखेंगे, m रखेंगे, m और m, है ना। और आर स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे, 1 मीटर। तो बस हमको बस इतना ही क्वेश्चन में करना है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जी की वैल्यू कितनी है, देखो मैंने इस वीडियो में सरल से सरल और जो क्वेश्चन आपके मॉडरेट लेवल के, टफ लेवल के बन सकते हैं उनको भी इंक्लूड किया है। 6.67 इंटू 10⁻⁻11, m1 की जगह कितना रखोगे m, m2 की जगह कितना रखोगे m, ठीक है, और r की जगह कितना रखोगे 1, और f की जगह कितना रखोगे, कितना दिया है 1 न्यूटन दिया है, तो यहाँ पे रख देते हैं 1 न्यूटन।
तो बस अब हमको यहाँ से क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये क्या हो जाएगा यहाँ से m², इसको यहाँ पे लिख लेते हैं m² इंटू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। देखो कभी क्वेश्चन में आपको ये गिवन होगा और कभी नहीं होगा, तो ये आपको क्या करना है, इसको लिख लेना है, आपको याद कर लेना है, ठीक है। इक्वल टू कितना जाएगा 1, ठीक हो गया। ये हमको यहाँ से मिल गया। तो अब हम यहाँ से अगर m की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके अपॉन में पहुँचेगा, कितना आएगा, ये आ जाएगा 1/6.67 इंटू 10⁻⁻11। यहाँ था स्क्वायर, तो जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, अंडर रूट आएगा। या तो क्वेश्चन में आपको आंसर यही गिवन होगा, या इसको और सॉल्व करने के बाद सॉल्व करने के लिए बोल सकता है। तो कितना जाएगा, -11 है, ऊपर जाके पावर कितनी हो जाएगी 10⁻11, अंडर पूरा का पूरा अंडर रूट है 6.67 इंटू 10, ये तो है ऊपर ले गए हम। तो बस हमको क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करना है। तो देखो यहाँ पे है 66 और यहाँ पे है 10, तो कुछ ना कुछ जो अप्रॉक्सीमेटली जो आपका आंसर आएगा, अप्रॉक्सीमेटली वो कितना आएगा, 1 पॉइंट कुछ आएगा, है ना। तो वही आपको आंसर वहाँ पे टिक कर देना है। तो वही आपको वहाँ पे देख के चलना है। अगर उसमें डेसिमल आपके पास दिए हैं तो आपको इसको डिवाइड करके चलना पड़ेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हमने देखा। बात करते हैं अब सेकंड क्वेश्चन की, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी पत्थर को भवन की छत के किनारे से गिराया गया, ठीक है। हमने कोई छत थी, उससे एक पत्थर गिराया। तो उसमें 4 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। तो पहले पार्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है कि 5.9 मीटर दूरी तक गिरने में उसे कितना समय लगेगा। तो जो चीज़ें हमको दी हैं, सबसे पहले तो हम उनको नोट कर लेते हैं। हमको दिया है प्रारंभिक वेग यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0। कैसे, क्योंकि देखो उसने भवन की छत से उस पत्थर को जब गिराया है तो पत्थर पहले क्या रहा होगा, रेस्ट में रहा होगा, यानी कि विरामावस्था में रहा होगा। इसलिए क्या हो गया हमारा u इक्वल टू क्या हो गया 0, ठीक है। प्रारंभिक वेग हमारा 0, इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0। 5.9 मीटर दूरी तक गिरने में, यानी कि उसने क्या दे दिया, इसको हमको हाइट दे दी है 5.9 मीटर। और हमको पता है कि जब पत्थर नीचे गिर रहा है तो उस पर क्या काम करेगा, गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन काम करेगा, जो कि हमको g इक्वल टू कितना दिया गया है, या आपको क्या आपको पता भी है इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे जो 1 ध्रुव की तैयारी करने वाले बच्चे होंगे उनको तो खैर याद ही होगा, जो बड़े बच्चे हैं, लेकिन जो 9th में होंगे उनको ये वैल्यू याद करनी है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और समय t हमको कितना दिया गया है, ये हमसे समय पूछ रहा है, तो समय हमको निकालना है, ठीक हो गया। तो देखो इतनी जो हमको चीज़ें दी गई हैं, यानी कि u, h और g, ये हमारे गति के कौन से समीकरण में फिट बैठेगी, तो वो बैठेगी हमारे दूसरे समीकरण में। और ये कैसे वेरीफाई करते हैं, ये मैंने आपको बल तथा त्वरण वाला जो चैप्टर था उसमें मैंने आपको बता रखा है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो h इक्वल टू हमारा क्या होता है, ut प्लस हाफ GT²। तो हमारा ये गति का दूसरा समीकरण है, यानी कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अगर इसमें हम पत्थर ऊपर को फेंक रहे होते तो यहाँ पे क्या आ जाता, माइनस। तो बस इसमें यही डिफरेंस है हमारा। तो जो चीज़ें हमको दी गई हैं हम एक बार उनको यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो h इक्वल टू दिया गया हमें 5.9, इसकी जगह हम रख लेते हैं 5.9, और हमको u दिया गया है 0, तो 0 इंटू t प्लस हाफ g कितना है 9.8 और t², यानी कि t हमको कितना दिया गया था, t हमको निकालना है, ठीक हो गया। तो अब हम इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा 0, और यहाँ हो गया 1/2 इंटू 9.8। इसको हम करते हैं आगे सॉल्व। क्वेश्चन में हमको ये 4.9 है, ना कि 5.9। इसको यहाँ पे हम करेक्ट कर लेते हैं, क्या है 4.9 गिवन है क्वेश्चन में। तो अब देखो थोड़ी जो हमारी कैलकुलेशन है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी इजी हो जाती है यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन हमारे लिए इसी तरीके से बनाए जाते हैं, है ना। तो 4.9, अब हम इसको यहाँ से डिवाइड कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा 4.9 t²। तो यहाँ से हमारा t² कितना आ गया, t² आ गया 4.9 ये, और ये वाला t क्या जाएगा, इसके अपॉन में जाएगा, यानी कि इसके बट्टे में जाएगा। तो 4.9 बन जाए 4.9, ये आ गया हमारा 1। तो t की वैल्यू कितनी आ गई 1 सेकेंड, ठीक हो गया। अब देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है। उस समय उसकी चाल क्या होगी, जब हमने जो पत्थर फेंका है तो उस समय उसकी चाल क्या रही होगी, हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तो हमारे लिए जो चीज़ें दी गई हैं उसके हिसाब से हमारा कौन सा फॉर्मूला फिट बैठेगा, पहला क्या होता है हमारा v इक्वल टू यू प्लस जी टी। सेकेंड पार्ट, तो v इक्वल टू यू प्लस जी टी। अब हमको बस इसमें क्या करनी पड़ेगी, वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, है ना। तो हमको क्या पूछा गया है, v तो हमको पूछा गया है, u हमको पता है कितना 0, तो u की जगह 0 रख देते हैं।
जी कितना है 9.8 और टी कितना निकाला था हमने अभी 1 सेकेंड निकाला था, तो 1 यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो v इक्वल टू कितना आ गया हमारा 9.8 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये आ गया हमारा v। अब देखते हैं इसमें, तो अगर यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रहा है कि भैया हमने यही फॉर्मूला क्यों लगाया, तो आप यहाँ पे देखो थर्ड फॉर्मूला भी लगा सकते हो। सेकंड तो खैर नहीं लगेगा, थर्ड फॉर्मूला क्या होता है आप एक बार उससे भी देख लो। तो वी स्क्वायर इक्वल टू होता है यू स्क्वायर प्लस 2gh। as होता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के अधीन काम हो रहा है, बॉल नीचे को जा रही है, तो यहाँ पे g आएगा। ये तो खैर आपको समझ में आ ही गया होगा। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू हमारा 0 प्लस 2, g कितना है 9.8, h कितना है 4.9, है ना। तो वी स्क्वायर इक्वल टू 4.9 इंटू 2 कितना हो जाएगा 9.8 इंटू 9.8। तो यहाँ से हमारा v कितना आ जाएगा, जब उसका अंडर रूट निकालोगे तो कितना आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया। तो देखा आपने, तो मतलब हम कर किसी भी मेथड से सकते हैं, लेकिन इससे हमारा इजी पड़ रहा था तो हमने इसलिए पहले इसको लिया। अब देखते हैं थर्ड सब पार्ट में क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो वो बोल रहा है कि 7.9 मीटर दूरी तक गिरने के बाद अगर पत्थर 7.9 मीटर दूरी गिर जाता है, यानी कि इसने हमको क्या दे दिया यहाँ पे h दे दी, दूरी मतलब h दे दी, गिरने के बाद उसकी चाल क्या होगी। अब हमको चाल बतानी है। तो ये हमारे कौन से फॉर्मूले से हो सकता है, ये हो सकता है हमारे तीसरे फॉर्मूले से आराम से हो जाएगा, जिसमें अब हम क्योंकि हमको देखो बस वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। वैसे हम इसको इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें कैलकुलेशन हमको ज़्यादा पड़ेगी, लेकिन और उसमें हमको कैलकुलेशन थोड़ी इजी पड़ेगी, क्योंकि देखो यहाँ पे टी स्क्वायर वगैरह है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। तो देखते हैं थर्ड में हमको क्या करना पड़ेगा। यह है इसका थर्ड पार्ट, जो हमको चीज़ें दी गई हैं। एक बार क्या है, u इक्वल टू हमको 0 दिया गया है और h हमको दिया गया है 7.9 मीटर, और हमको क्या फाइंड करना है, v फाइंड करना है। तो फॉर्मूले में पुट कर देते हैं बस, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो फॉर्मूले में पुट किया, v स्क्वायर इक्वल टू यू हो गया हमारा 0, 2g 9.8, g की वैल्यू और h की वैल्यू है 7.9। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा हमारा 154.84। आप इसको मल्टीप्लाई करके कर लेना, मैंने पहले इसको मल्टीप्लाई करके रखा है, जिससे हमारी टाइम की बचत हो। तो वी स्क्वायर इक्वल टू इतना आ गया, v का अंडर रूट निकाल लो अब आप। तो v का अंडर रूट कैसे निकलेगा, देखो मैं आपको एक ट्रिक यहाँ पे और बताता हूँ, जिससे कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो टाइम हमारा बचे। ठीक हो गया। जैसे देखो इसका स्क्वायर 154 है, तो किस के बीच में आ रहा होगा, तो वो आ रहा होगा हमारा 12 और 13 के, क्योंकि 12 का होता है 144 और 13 का होता है 169। तो देखो 144 और 169 के बीच में आ रहा है ये, है ना। तो यानी कि 12 से बड़ा होगा लेकिन 13 से छोटा होगा। तो जो भी आपको ऑप्शन ऐसा दिखे जिसमें क्या हो इसकी जो वैल्यू है वो 12 और 13 के बीच है, तो वही आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका वैसे आएगा 12.4 मीटर पर सेकेंड। वैसे अगर आप इसको निकालना सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ से एग्जैक्ट भी निकाल सकते हैं, है ना। ठीक हो गया। कैसे निकलेगा आपका, आप इसके पहले पेयर बना लोगे तो 1 1 जा 1 कितना हो जाएगा, यहाँ 0, 54 आएगा तो 1 और 1 2। अब यहाँ पे आप कर लो इसको, कितना आ जाएगा यहाँ पे ये आ जाएगा 2, क्योंकि 22 दुना 44, तो यहाँ पे कितना बचेगा 10। अब आपका क्या होगा, यहाँ से कॉपी होगा 84। तो आप इसको आगे और सॉल्व कर लोगे। ठीक है। अब मैं ज़्यादा इसका टाइम ना लेते हुए आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। इसका जो सब पार्ट है वो कह रहा है गिरने के 1 सेकंड तथा 2 सेकंड बाद पत्थर का वेग, पत्थर का त्वरण कितना होगा। देखो जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है उसको इस क्वेश्चन को करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। इसका आंसर आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, दोनों के लिए, 1 सेकंड में चाहे 2 सेकंड में, क्योंकि जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण होता है वो 1 सेकंड बाद भी इतना ही रहेगा और 2 सेकंड बाद भी इतना ही रहेगा, क्योंकि उसकी कोई भी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो सबसे पहले तो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। 49 मीटर ऊंची चट्टान के किनारे से कोई लड़का किसी पत्थर को गिराता है। ठीक है, इसमें इंग्लिश वालों को भी इसमें कोई समझ में दिक्कत नहीं आ रही होगी, समझ में आ ही रहा होगा। 1 सेकंड बाद वही लड़का दूसरा पत्थर उसी चट्टान के किनारे से फेंकता है। यदि दोनों पत्थर पृथ्वी पर एक साथ पहुँचें तो लड़के ने दूसरे पत्थर को किस चाल से फेंका। यानी कि हमको इसमें क्या फाइंड करना है, v फाइंड करना है। ठीक हो गया। तो जो जो चीज़ें हमको दी गई हैं एक बार हम उनको पुट कर लेते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं। तो हमको देखो u कितना दिया गया है 0। क्यों दिया गया है u, ये कौन से हम बात कर रहे हैं, पहले वाले पत्थर के लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, पहले पत्थर के लिए, क्योंकि जब उसने पत्थर फेंका तो पत्थर क्या था, रेस्ट में था, विरामावस्था में था। तो इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग हो गया हमारा 0। ठीक हो गया। और पहले पत्थर के लिए हाइट कितनी हो गई
49, हाइट तो फिर दूसरे के लिए भी उतनी ही रहेगी, है ना। तो क्योंकि हाइट तो सेम नहीं, चेंज नहीं हुई है, तो हाइट कितनी होगी 49 मीटर होगी ऊंचाई इसकी। और क्या दिया गया है हमको जी, तो जी कितना दिया गया है या नहीं, क्वेश्चन में नहीं गिवन है, लेकिन हमको याद होना चाहिए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो हमको अब इसमें क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं कि कौन सी इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, हमको निकालनी क्या है। तो यहाँ पे हमको टी निकालना है सबसे पहले। टी क्यों निकालना है, यानी कि हमको समय क्यों निकालना है, क्योंकि अगर हमको ये पता लग जाए कि उसने पहला पत्थर किस समय फेंका था, कितने सेकंड में फेंका था, है ना, पहले पत्थर ने कितनी दूरी तय करने में समय लगाया था, तो हम बता देंगे कि दूसरे पत्थर ने कितना टाइम लगाया था। क्यों, क्योंकि वो 1 सेकंड बाद फेंका गया था, यानी कि उसने 1 सेकंड क्या लिया, कम लिया पहले वाले पत्थर से। क्यों, क्योंकि आए तो दोनों बराबर। तो अगर इसने 2 सेकंड लिए होते पहले वाले पत्थर ने, तो दूसरे वाले पत्थर ने कितने सेकंड लिए होते, 1 सेकंड, क्योंकि 2 में से 1 हटा देंगे तो 1 सेकंड। तो देखते हैं कि हमारा टाइम यहाँ से क्या आता है। तो देखो जो हमको चीज़ें दी गई हैं उस हिसाब से हमारा जो समीकरण बैठती है वो बैठती है दूसरी, h = ut प्लस हाफ GT²। तो इसमें पुट कर दो, h हमको कितना दिया गया है 49 इक्वल टू u हमारा 0 है, तो ये तो हमारा टर्म 0 हो जाएगा, प्लस हाफ g की जगह वैल्यू पुट कर दो 9.8 और t हमको यहाँ पे निकालना है। ठीक हो गया, तो ये पहले वाले की तरह आ गया हमारा, ये कितना आ गया 4.9। तो t² इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से ये आ जाता है हमारा t² इक्वल टू 49/4.9, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से डेसिमल हटेगा तो 0 कहाँ बढ़ जाता है, ऊपर बढ़ जाता है, ये आपको अगर पता होगा तो कितना आ गया, ये आ गया हमारा 10। तो t² की वैल्यू कितनी आई 10। तो यहाँ से हमारा t कितना आएगा, t आएगा हमारा, देखो फिर से वही 10 किसके वैसे किसके में आ रहा है 3.16 सेकेंड आएगा इसका आंसर t का। कैसे होगा, देखो जो 10 है हमारा वो किसके अंडर रूट के बीच में आया, 3 का अंडर रूट, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का कितना होता है 16, तो यानी कि 9 और 16 के बीच में आ रहा है 10, और 9 का अंडर रूट कितना होता है 3, 16 का होता है 4, तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आप इसको 3.1 कर दो, 3.16 कर दो। तो एक्यूरेट अगर निकालना है तो आप उसी मेथड से निकाल सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले। 3 3 जा 9 1 0, 3 और 3 6, आप इसको ऐसे कर लोगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल लगा के 00 बढ़ जाएगा, तो आप इसको और कर लेना है यहाँ पे सॉल्व। ठीक हो गया, तो हमारा टी आ गया फिलहाल 3.1 सेकेंड। देखो अब हमको क्या निकालना है, दूसरे पत्थर में जो समय लगा है वो निकालना है। तो जो दूसरे पत्थर के लिए यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है, दूसरे पत्थर के लिए, तो दूसरे पत्थर के लिए हाइट तो सेम रहेगी 49 मीटर। ठीक हो गया, और समय 1 सेकंड कम लेगा, जैसे कि मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया था। अगर 2 लेता तो 1 सेकंड लेगा, क्योंकि 1 सेकंड बाद वो फेंका गया है। तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, कितना आया था 3.16 - 1, तो 2.16 सेकेंड। ठीक हो गया, जी हमको पता ही है कितना है 9.8, डायरेक्ट पुट कर देंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं है। और हमको यहाँ पे बताना है अब u, क्योंकि वो किस चाल से फेंके की बात कर रहा है, दूसरा पत्थर किस चाल से फेंका, तो हमको क्या बताना है, u बताना है। तो देखो अब क्या करेंगे, इसके लिए भी हमारी सेकंड वाली इक्वेशन काम कर जाएगी, क्योंकि हमको सारी की सारी जो वैल्यू दी गई है वो सेकंड वाली इक्वेशन में हमारी फिट बैठती हैं। तो पुट कर लेते हैं बस, h = ut प्लस हाफ GT²। तो h हमको दिया गया है 49, u कितना दिया गया है हमको निकालना है, और t दिया गया है हमको 2.16। ठीक है, वैसे तो हम इसको 2 भी रख सकते हैं, बाद में आंसर को देख के हम कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एग्जैक्ट निकालना बता रहा हूँ। ठीक है, तो वो थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, कुछ बच्चों के समझ में आएगा, कुछ के नहीं आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे पूरा कर रहा हूँ। वरना क्वेश्चन ये सिर्फ आपका 1 मिनट से भी कम का क्वेश्चन है। 1.2 × 9.8 और टी है हमारा 2.16 × 2.16, क्योंकि टी का स्क्वायर है। ठीक हो गया, तो बस अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लो। तो अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, मैंने सॉल्व करके पहले से लिखा हुआ है। जब आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे ये आएगा आपका 45.72 अपॉन 2 ऐसा का ऐसा ही रहा, इक्वल टू कितना है 2.16 u और 49। ठीक हो गया, अब हम इसको और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ये हो गया हमारा 49 = 2.16 u। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4.86 आ जाएगा आपका, जब आप इसको डिवाइड करोगे। अब आप इसको कहाँ ले जाओ, यहाँ ले जाओ, तो सब्ट्रैक्ट कर लो। तो 2.16 u = 49 - 22.86, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा 26.14। तो u = कितना आ जाएगा हमारा
26.14 अपॉन 2.16। तो ये कितना आएगा आपका, आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाता है हमारा 12.10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये कैलकुलेशन है, ये आप इतना पार्ट खुद से कर सकते हो। ठीक हो गया। तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी, जो कि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन हमारे हमेशा देखे गए हैं। तो वो क्वेश्चन कहता है कि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान, देखो यहाँ पे द्रव्यमान की बात हो रही है, अर्थ पर, मैंने ये इसलिए लिख दिया है, किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी पर 70 kg है। मास कितना है पृथ्वी पर, 70 kg है। उसका चंद्रमा पर भार तथा द्रव्यमान हमको बताना है। तो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 है। कितना है पृथ्वी पर इतना, और चंद्रमा पर उसका इतना 1/6 है। तो हमको बस यही बताना है क्वेश्चन में। तो जो जो वैल्यू दी गई है एक बार हम उनको लिख लेते हैं। तो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण कितना आएगा हमारा, ये आएगा, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण कितना है, पृथ्वी का 1/6। तो पृथ्वी पर कितना है 9.8, उसका 1/6 अपॉन कर दो, उसको डिवाइड कर दो, तो ये आ जाता है हमारा 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारा चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण निकल गया है ना, तभी तो हम उसका भार बता पाएंगे। तो चंद्रमा पर मनुष्य का भार कितना होगा, चंद्रमा पर मनुष्य का भार कितना हो जाएगा, भार इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण, यानी कि m/a। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे m/g। तो g कितना है हमारा, भार है हमारा, द्रव्यमान कितना है 70 kg जो हमने क्वेश्चन में गिवन है, और त्वरण हमने भी निकाला 1.63। ठीक हो गया। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 114.1 न्यूटन। तो चंद्रमा पर जो मनुष्य का भार है वो कितना आ गया हमारा, इतना आ गया। अब देखो आपको ये चीज़ पता है कि जो द्रव्यमान होता है, मास होता है, वो आप किसी भी ब्रह्मांड के, किसी भी यूनिवर्स के किसी भी कोने में लेके जाओ, सब जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये मैं आपको पिछले वीडियो में चीज़ें क्लियर कर चुका हूँ कि द्रव्यमान और भार में आपका क्या क्या डिफरेंस होता है, इनकी मास और वेट में आपका क्या डिफरेंस होता है। तो जो चंद्रमा पर जो आपका भार होगा, सॉरी द्रव्यमान होगा, वो कितना रहेगा चंद्रमा पर, वो रहेगा आपका, भार तो आगे हमारा इतना, और तथा द्रव्यमान पूछा है, मास पूछा है, तो मास कितना रहेगा, मास तो सेम रहेगा ना, मास हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, नो चेंज होगा। तो बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन की। कहता है कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ है ना, कितनी दी गई है, वो दी गई है 6.38 इंटू 10⁶ मीटर। ठीक हो गया। और जी, कैपिटल जी का मतलब क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यानी कि यूनिवर्सल कांस्टेंट इसको बोला जाता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको बोला जाता है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, अभी हमने देखी थी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर। तो इसकी यूनिट ये होती है। अब हमको क्या दिया गया है, और गुरुत्वीय त्वरण यानी कि स्मॉल g 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हमको बताना है मास ऑफ अर्थ, m का मतलब मास, अर्थ e का मतलब अर्थ। तो हमको पृथ्वी का द्रव्यमान यहाँ से बताना है। तो देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि स्मॉल g इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। अच्छा, हमने यही फॉर्मूला क्यों लगाया, देखो आपको यहाँ पे स्मॉल g और r के बीच का एक यही फॉर्मूला पता है ना। तो यही फॉर्मूला पता है तो हम इसमें यही फॉर्मूला लगाएंगे, दूसरा फॉर्मूला हमारा लग ही नहीं पाएगा कोई। ठीक है, आप एक बार खुद से ट्राई करना, उसके बाद आपको यही फॉर्मूला मिलेगा। ठीक हो गया। तो बस आपको इसमें अब वैल्यू पुट कर देनी है। आपको क्या निकालना है, मास ऑफ अर्थ निकालना है, यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान आपको निकालना है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान हमारा क्या है, कैपिटल M। तो कैपिटल M इक्वल टू क्या जाएगा, इस फॉर्मूले से एक बार निकाल देते हैं, g/2 ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई g/2 अपॉन कैपिटल G। ठीक हो गया। बस अब वैल्यू पुट कर दो, पुट करनी है आपको। स्मॉल g की वैल्यू कितनी दी गई है 9.8, और r² की वैल्यू r कितना दिया गया है आपको 6.38 इंटू 10⁶ तो आप इसको वैल्यू पुट कर दो, 6.38 इंटू 10⁶ का होल स्क्वायर अपॉन g। कैपिटल G की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11। ठीक हो गया। अब सबसे बड़ी दिक्कत आएगी इसको सॉल्व करने की। तो देखो सॉल्व करने के लिए आप क्या करिए, तो अब आप यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक और देखोगे, क्योंकि अगर आप इतनी कैलकुलेशन करना एग्जाम में बैठ गए तो समझ लो हमारा टाइम तो ऐसे चले जाएगा। यहाँ पे आपको देखो, आपको हल्का सा आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के चलना पड़ेगा। 9.8 को हम मान लेते हैं 10। हमने क्या करा, यहाँ पे हमने 2 पॉइंट बढ़ा दिया है ना, हमने क्या करा यहाँ पे 2 पॉइंट बढ़ा दिया, जिससे हो गया 10। और अगर 6.38 को
मैं अगर 6 मान लूँ, है ना, क्या मान लूँ, 6 मान लूँ, और जो स्क्वायर है तो एक 6.38 दूसरा भी होगा, तो मैं इसको भी 6 मान लेता हूँ। तो हमने लगभग क्या करा, हमने क्या करा, यहाँ पे 2 यहाँ बढ़ाया, और बाकी हमने यहाँ पे 3 और 3 6 हमने यहाँ पे क्या कर दिया, कम कर दिया। तो कितना बचा, 6 में से 2 पॉइंट यहाँ बढ़ा दिया था +2, और यहाँ पे हमने 3 और 3 6, तो हमने 6 पॉइंट हमने घटा दिया। तो 6 में से 2 गया कितना, 4। तो लगभग ये अगर आप इसको इससे मान के चलते हो कि यहाँ आपने कितना अंतर किया, 6 यहाँ पे है 6, 6 में से 4 गया 2, या तो आप यहाँ पे 6.2 मान लो या आप 6 मान लो। 6.2 मानोगे तो थोड़ा टफ पड़ जाएगा, इसलिए हम मान लेते हैं 6। ठीक है, अब पावर में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, तो देख लेते हैं पावर को भी। तो ये पावर आ जाएगी हमारी यहाँ पे कितनी, 10⁻6 2 12, ठीक है, और इंटू 10⁻⁻। तो यहाँ पे देखो आप, अब देखो हमने इतना कर लिया यहाँ पर। इतना करने के बाद अब हम देखते हैं पावर के लिए। एक्चुअली यहाँ पे ऐसा हुआ, मैंने पहले आपको इसलिए लिखा हुआ मिल गया क्योंकि वीडियो चलता रहा और कैप्चर नहीं हुआ। ठीक है, मतलब मैं बोलता गया और कैप्चर नहीं हुआ, तो मैं इसको यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। 10 × 6 × 6 इसको माना था मैंने 10, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया है यहाँ पर। तो 6 से हमने देखो पावर के लिए क्या किया, मेन इंटू 10⁻12, 6 2 10⁻12, और ये 10⁻11 ऐसा का ऐसा ही रहा यहाँ पर। ठीक हो गया, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, कितना बचा, 10 6 60, कितना आया, 10 6 यहाँ पे कितना आ गया, 60। और जब ये पावर प्लस में होगी तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 23, है ना, कितना आ जाएगा, 11 और 12 कितना, 23। तो 60 × 10⁻23। तो अगर मैं इस जीरो को यहाँ शामिल कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 10⁻24, क्योंकि एक जीरो यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो 10⁻24 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप अभी तक इसको कैलकुलेशन अगर सॉल्व करने में लगे रहते, 6.38 की 6.38 से मल्टीप्लाई करते, तो अभी तक हम सिर्फ कुछ भी नहीं कर पाते, हमारा क्वेश्चन पूरा ही नहीं हो पाता। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ऐसे हमको कैलकुलेशन और क्वेश्चन में भी उसको करना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि एक ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी से 3 गुना है। ठीक है, तो हमने माना पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, m, तो मास ऑफ अर्थ कितना मान लिया हमने, कितना है, m। ठीक हो गया, और पृथ्वी और दूसरे ग्रह का द्रव्यमान, तो दूसरे ग्रह का द्रव्यमान हम मान लेते हैं मास ऑफ अदर्स कितना हो जाएगा, 3 गुना है, तो कितना हो जाएगा वो 3m हो जाएगा। इसका 3 गुना है ना, पृथ्वी से 3 गुना है, पृथ्वी का m हो गया तो पृथ्वी से 3 गुना है, मतलब 3m हो जाएगा तो उस ग्रह का द्रव्यमान। ठीक हो गया, तथा इसका व्यास पृथ्वी के व्यास से 3 गुना है। तो हमने माना जो पृथ्वी का व्यास है, यानी कि पृथ्वी की जो डायमीटर होगा, यानी कि जो बीच की जो दूरी गई बोली गई होगी, वो मान ली हमने कितनी, रेडियस ऑफ अर्थ कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी माना हमने r। तो अदर्स की कितनी हो जाएगी, यानी कि दूसरे ग्रह की कितनी हो जाएगी, दूसरे ग्रह की हो जाएगी यहाँ से कितनी, 3 गुना बोली है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 3r। ठीक हो गया, तो हमको इतना समझ में यहाँ से आ चुका है। अब क्या बोला है, यदि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण कितना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इस ग्रह पर, पृथ्वी का तो हमको बता दिया 9.8, बताना है उस ग्रह पर कितना होगा। तो सबसे पहले हमारे पास इनके बीच का रिलेशन क्या होता है, जिसमें हमारा जी भी आए, कैपिटल जी भी आए, है ना, और मास भी आए। तो वो रिलेशन हमने पढ़ा है, G = Gm/r²। ये माना हमने किस पर, पृथ्वी पर। ये किस पर है, पृथ्वी पर। ठीक है, तो अब ग्रह पर कितना होगा, दूसरे ग्रह पर। तो दूसरे ग्रह पर मान लेते हैं, देखो जी यहाँ पे कुछ अलग होगा, वहाँ पे कितना होगा, अलग होगा। तो G' कितना, इसको मान लिया हमने G'। तो ये G तो हमेशा सेम रहता है, आपको पता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया है, G हमेशा सेम रहेगा। मास इसका चेंज हुआ है, तो मास कितना हो जाएगा इसका, यहाँ पे ये हो जाएगा, हमने मान लिया कितना, m' चेंज जो हुआ है, और r² को मान लिया हमने कितना, मान लिया r² को r²। ठीक हो गया, इतना क्लियर हुआ। दूसरे ग्रह पर इतना हो गया, पृथ्वी पर इतना हो गया। इसको मान लिया हमने फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान ली हमने सेकंड इक्वेशन। तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्यों करेंगे, जो इसकी जो हमको चीज़ें नहीं चाहिए ना, जैसे कि जी हमको नहीं चाहिए, खाली हमारा वैल्यू बढ़ाएगा, क्वेश्चन को बढ़ाएगा, तो जी हमारा कैंसिल हो सकता है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करते हैं, तो इसको इससे भाग दे देंगे। तो स्मॉल g/g
इक्वल टू जी एम डैश अपॉन आर स्क्वायर डैश अपॉन जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो क्या होगा यहाँ पर, ये फ्रैक्शन ये भिन्न क्या हो जाएगी, ऊपर जाके उलट जाएगी, इसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो एक बार इसको लिख लेते हैं, जी एम डैश अपॉन आर स्क्वायर डैश इंटू आर स्क्वायर ऊपर पहुँच जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन जी एम नीचे आ जाएगा। तो जी से जी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे एम डैश अपॉन एम, एक बार इसको सही से लिख लेते हैं, एम डैश अपॉन एम इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर डैश स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा किसकी वैल्यू है, जी डैश अपॉन जी की। तो यहाँ पर हमने थोड़ा लिखने में गलती करी है, इसको एम जीरो ना मान के इसको क्या मान लो, एम डैश मान लो, क्योंकि हमने यहाँ एम डैश माना है। और इसी तरह इसको आर क्या मान लो, आर जीरो ना मान के आर डैश मान लो। तो बस हमको यहाँ से वही वैल्यू है पुट करनी है। यहाँ से हमारी एम डैश अपॉन एम कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 3। एम को इधर ले आओगे तो कितना जाएगा, एम डैश अपॉन एम इक्वल टू 3 बचेगा। तो एम डैश अपॉन एम की जगह कितना रख सकते हैं, 3 इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर डैश। तो जो आर स्क्वायर यहाँ पे भी क्या होगा आपका, आर स्क्वायर अपॉन आर डैश, इसकी जगह आप क्या करोगे, यहाँ पर आप निकालो आर अपॉन आर डैश। तो आर यहाँ से इसको सॉल्व करो, तो आर अपॉन आर डैश ये क्या होगा, इसका आर डैश अपॉन में पहुँच जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कितना बचेगा, और ये इधर चले जाएगा, तो ये कितना जाएगा, 1/3 आएगा। आप इसको खुद से सॉल्व करना, आपके समझ में आ जाएगा। तो स्क्वायर है तो 1/3 का स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करोगे 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे कितना बचेगा, 1/3 है यहाँ पर एक, तो कितना आ जाएगा 1/3। समझ में आया। तो ये किसकी वैल्यू आई हमारी, जी डैश इक्वल टू जी डैश अपॉन जी इक्वल टू 1/3। तो हमको जी डैश की वैल्यू हमें निकालनी है, बोला है ना, इस ग्रह पर, यानी कि दूसरे ग्रह पर हमने जी डैश माना था गुरुत्वीय त्वरण। तो जी डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी इंटू 1/3 इससे मल्टीप्लाई होगा। जी की वैल्यू कितनी है, 9.8 इंटू 1/3। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 3.26 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। देखो घिस पे ज़्यादा हो गई है थोड़ा क्वेश्चन में, बट लेकिन हमारा क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और नहीं समझ में आया तो वीडियो को डिसलाइक कर देना। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पृथ्वी की सतह से किस ऊंचाई पर जी का मान पृथ्वी की सतह का मान से 1% रह जाएगा, पृथ्वी को 6.38 इंटू 10⁶ मीटर त्रिज्या का गोला माना जा सकता है। तो पृथ्वी की सरफेस पे बोल रहा है कि किस ऊंचाई पर जो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी की सतह के मान से 1% कम रह जाएगा। तो देखो जैसा कि हमको पता है कि पृथ्वी की सतह पर यानी कि सरफेस पर तो गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है जी, पृथ्वी की सरफेस पर कितना होता है, वो होता है, हमने अभी देखा था फॉर्मूला, GM अपॉन आर स्क्वायर। तो अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की सतह से किस ऊंचाई पर, तो हमने माना कि वो कितनी ऊंचाई पर, h ऊंचाई पर, h ऊंचाई पर g का मान सतह से कितना हो जाएगा। तो हमने बोला h ऊंचाई पर g का मान 1% रह जाता है, ठीक है। तो h ऊंचाई पर कितना होगा, इस मामले में हमारा क्या होगा, r की जगह कितना हो जाएगा, अब दूरी r प्लस h, तो वही हम कर लेंगे बस। तो g डैश, यहाँ पे g भी चेंज होगा क्योंकि g क्या होता है, हर जगह अलग अलग होता है, हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो g डैश इक्वल टू g इंटू 1%, क्योंकि g का 1% इक्वल टू क्या, g m अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर, क्योंकि अब दूरी बढ़ चुकी है, h ऊंचाई की बात हो रही है। इसको मान लो समीकरण 1 और इसको मान लो समीकरण 2। तो समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग दे दो, जिससे क्या होगा, जो हमको नई चीज़ें चाहिए वो हमारी कैंसिल हो जाएंगी। तो जी डैश अपॉन जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, और ये अपॉन में आ जाएगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ऊपर जाके फ्रैक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल यानी कि भिन्न उलट जाती है, आर प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर अपॉन जी एम। देखो यहाँ पे मास चेंज नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि जो वस्तु है वो तो सेम ही रहेगी ना। तो जी एम से जी एम कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा, आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, जी डैश की जगह क्या रख देते हैं, जी का 1%, जी का 1% मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जी अपॉन 100। 1% का मतलब क्या होता है, 1/100। तो जी अपॉन 100 रख सकते हैं यहाँ पे जी डैश की जगह, तो वही हमने यहाँ पे रखा, जी डैश की जगह क्या रखा, जी अपॉन 100
अपॉन जी इक्वल टू ये वैल्यू r² अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब क्या होगा, ये ऊपर ये क्या होगा, g अपॉन 1 है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे इंटू 1 अपॉन जी आ जाएगा यहाँ से। तो g से g कैंसिल, कितना बचेगा यहाँ पे 1 अपॉन 100 इक्वल टू r² अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसा लिख दूँ 1 अपॉन 10 का स्क्वायर इक्वल टू r अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। समझ में आया। तो देखो यहाँ पे क्या आया 1 अपॉन 10 इक्वल टू, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 1 अपॉन 10 इक्वल टू r अपॉन r प्लस h। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 10r इक्वल टू r प्लस h। r यहाँ जाएगा, कितना हो जाएगा 10 में से एक r घट जाएगा तो ये हो जाएगा 9r इक्वल टू h। तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है r इक्वल टू कितना दिया गया है पृथ्वी का 6.389 इंटू 6.38 इंटू 10⁶ इक्वल टू h। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना जाएगा 6 निम्मा 54, तो ये कुछ आएगा हमारा 57 पॉइंट, क्योंकि और भी आएगा मल्टीप्लाई करके, तो 57.4 इंटू 10⁶ मीटर। तो ये इसका आ जाएगा आंसर। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। एक पिंड 10 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर फेंका जाता है। पिंड द्वारा प्राप्त मैक्सिमम ऊंचाई आपको बतानी है, अधिकतम ऊंचाई बतानी है, और गुरुत्वीय त्वरण आपको इतना दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर हमारा क्या फॉर्मूला लगेगा, हमने देखे थे गति के तीनों समीकरण जब पिंड ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो तीनों समीकरण में से कौन सा लगेगा यहाँ पे आपको वो चेक करना है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप उनको कैसे लगाने का आप तरीका खुद ही देख सकते हो। तो आपको क्या क्या दिया गया है, u आपको दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया। और आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है स्मॉल g, कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जब ऊपर फेंका जाएगा तो मैक्सिमम हाइट पर जाके क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा। तो रुक जाएगा यानी कि अंतिम वेग यानी कि फाइनल वेलोसिटी आपकी उस समय क्या हो जाएगी 0। ठीक हो गया। और आपको h आपको बताना है। ठीक हो गया। तो h आपको बताना है। तो देखो इन तीनों चीज़ों से रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो होता है v² इक्वल टू u² माइनस 2gh। वहाँ पे क्या होता था 2as होता था और यहाँ प्लस होता था, लेकिन यहाँ पे जब हम ऊपर को फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। तो v² इक्वल टू u² माइनस 2gh यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा। अब आपको वैल्यू पुट करनी है। तो v की वैल्यू होगी 0, u की वैल्यू होगी 10 इंटू 10 क्योंकि स्क्वायर है, तो -2 इंटू जी इंटू कितना हो जाएगा 10 और h। अब आप यहाँ पे पुट कर लो, इसको सॉल्व कर लो। तो 10 इंटू 10 कितना हो गया 100 यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का, तो इक्वल टू -20h। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो h इक्वल टू 10/2। 10/2 का मतलब कितना 5। तो आंसर आ गया 5 मीटर। तो इस वीडियो में अभी फ़िलहाल इतने ही क्वेश्चन, क्योंकि इस बुक में जितने क्वेश्चन दिए थे हमने उनको कवर कर लिया है। और अगर आप और क्वेश्चन कोई पूछना चाहता है तो कमेंट में पूछ सकता है, या टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर मुझसे क्वेश्चन आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, है ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया और आपको लग रहा हो कि आपकी तैयारी सही लेवल पे जा रही है और आपका रिवीजन भी अच्छा हो रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आप लोग पता नहीं लाइक क्यों नहीं करते हो। और पहली बार अगर चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक हो गया। तो बस थैंक यू आज के लिए।